दोस्तों जय हिंद। मैं दिनेश मेहरुठा और मेरे साथ है प्रकाश महावर कोहली। दोस्तों आज मेरे साथ कांग्रेस के कद्दावर नेता राकेश सिंह जुड़े हुए, जो कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव है। दोस्तों बीजेपी अक्सर सवाल उठाती है कि कांग्रेस ने, और हाल ही में दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपको सूचना दे दूं, अभी कुछ दिन पूर्व सांवेर में बीजेपी की बहुत बड़ी सभा हुई और सुबह में एक बहुत बड़ा कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया गया कि कांग्रेस गद्दार पार्टी है और इसका आजादी में कोई योगदान नहीं है। और इनके अभी तक फिर इसके ऊपर कांग्रेस सवाल लगाती है कि कांग्रेस बीजेपी में कोई भी बलिदानी नहीं है। तो ऐसे में भाजपा के द्वारा जो जवाब आता है वो सोचनीय सवाल आता है और इतिहास को टकराने वाला एक जवाब आता है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी एवं अन्य जो भी व्यक्ति है वो है। तो आइए उनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं हम राकेश जी के, क्या वाकई में जो भाजपा लोगों को बताती है क्या वो गुमराह करती है या सच्चाई बताती है। तो आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं राकेश सिंह यादव। राकेश जी, आप ये बताएं कि बीजेपी जिस प्रकार से अपने बलिदानी बताते हैं कि हमारे बलिदानी और कांग्रेसी झूठे हैं, ऐसा सभा में भी कहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक झूठ की पाठशाला है और जो अब आरएसएस के स्वरूप में स्थापित है, और वहाँ से जो पढ़ के निकलते हैं वो झूठ बोलने में माहिर होते हैं, भ्रम फैलाने में माहिर होते हैं। आपने जो सवाल किया कि भारतीय जनता पार्टी ये बोलती है कि आज़ादी की लड़ाई में उनके योगदान है, उनके यहाँ भी शहीद और बलिदानी हैं। दो उनके प्रीत पुरुष हैं, एक है श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दूसरे हैं पंडित दीनदयाल जी। पहले जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं वो पंडित नेहरू जी की पहले मंत्रिमंडल में 1.25 साल मंत्री रहे थे। उन्होंने जम्मू में एक तापघर का शिलान्यास भी करा था, आज भी वो पत्थर लगा हुआ है। नेहरू जी के सानिध्य में उनका राजनीतिक कद बढ़ा था। वो भारी इस्पात मंत्री उस समय ऊर्जा मंत्री रहे थे। अच्छा, एक मिनट बीच में आपने रोकूंगा आपको, खेद है रुकावट के लिए, लेकिन महत्वपूर्ण है। इसका मतलब तो यह है कि अगर कांग्रेस चाहती नहीं तो बीजेपी का अस्तित्व नहीं आता। देखिए, इसका ये नहीं मतलब है, इसका ये मतलब है कि कांग्रेस ये चाहती थी कि विपक्ष का अस्तित्व रहे। इसलिए जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी कांग्रेस से छोड़ के इस्तीफा दे के वो विरोध में खड़े हुए, वो जम्मू कश्मीर वाले इशू पे उन्होंने जो भी आंदोलन वगैरह करे, तो कहीं भी कांग्रेस ने दबाने की कोशिश नहीं की। हाँ, अब आप अपनी बात रखिए जी। अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आंदोलन करा, वो ट्रेन से लौट रहे थे, रास्ते में कहीं बीमार हुए, उनका इलाज हुआ और वो उनकी नेचुरल डेथ हुई। भारतीय जनता पार्टी आज ये बताती है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी शहीद हो गए। आप ये बताइए कि जो नेचुरल डेथ है उसको आप शहीद कैसे बोलोगे? क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी को आप शहीद बोलोगे? तो इनको शर्म आना चाहिए कि आपके पास कोई एक नेता नहीं है जिसको आप ये सिद्ध कर सकें कि वो देश के लिए शहीद हुआ। तो आप जो नेचुरल डेथ है, जो स्वाभाविक मौत किसी बीमारी से, हार्ट अटैक से या अन्य बीमारी से मौत हुई है, उसको आप बता रहे हैं कि साहब शहीद हो गए। तो भ्रम फैलाने की साजिश, और जो नई पीढ़ी है उसको ये बताना, उसको नहीं मालूम है इतिहास। लेकिन आज आप गूगल करके देख लीजिए कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मौत कैसे हुई थी, पूरा इतिहास आपको दिख जाएगा। और यूथ पीढ़ी को तो देखना चाहिए कि जितना ये झूठ बोलते हैं उसका सच क्या है, वो ये सच जाँचना बहुत आवश्यक है। अब जी, दीनदयाल उपाध्याय की भी बात हो रही थी, उनको भी कहा जाता है कि वो शहीद है, तो क्या वास्तविकता में सही है? अभी उनकी जयंती निकली है जी। अभी कुछ दिन पहले एक प्रोग्राम था दिल्ली में, उसमें नड्डा जी जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं वो बोलते हैं कि दीनदयाल उपाध्याय जी ने देश के लिए बलिदान दिया है। अरे कैसा बलिदान दिया है और कहाँ दिया है? नड्डा जी ने कभी इतिहास या तो पढ़ा नहीं है या सिर्फ गुजरात से आके वो व्यापार कर रहे हैं और देश में भ्रम फैला रहे हैं। अगर आप इतिहास में जाएंगे, वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जीवन सर्च करेंगे तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की हत्या हुई थी और उस हत्या में 3 नाम कौन से थे? आश्चर्य करेंगे आप। एक नानाजी देशमुख, दूसरा नाम अटल बिहारी वाजपेयी और तीसरा नाम लाल कृष्ण आडवाणी। अब आप बोलेंगे 3 बड़े नाम आप ले रहे हो, क्या सबूत है? सबूत है। सबूत यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता बलराज मधोक, उनकी किताब आप पढ़िए, सर्च कीजिए गूगल पे, वो बताएंगे कि किस तरीके से साजिश रच के इन तीनों ने मिलके दीनदयाल उपाध्याय की हत्या इसलिए कराई भाड़े के हत्यारों से ताकि बलराज मधोक उस स्थान पर आगे नहीं बढ़ पाए, उनका उत्तराधिकारी नहीं बन पाए, जबकि वो दीनदयाल उपाध्याय बलराज मधोक को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे। इस बात की शिकायत की सुब्रमण्यम स्वामी, आप जिनका नाम ले रहे थे, जो वकील हैं, उनने आवेदन लगाया 1977 में कि इस प्रकरण की जांच की जाए।
उस आवेदन को अस्वीकार करके फाइल बंद किसने की? उस समय के विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने, कि इसकी जांच की आवश्यकता नहीं है। तो ये सत्य है भारतीय जनता पार्टी का। अब आप इनको शहीद बोलेंगे, इनको आप बलिदानी बोलेंगे? आज बीजेपी की सरकार है केंद्र में, एक विक्टिम तो जिंदा है, जांच कीजिए, लोह पुरुष हैं आपके, वो बताएंगे क्या हुआ था। और ये यूथ को जानना चाहिए कि ये कैसे संस्कारित लोग हैं, कहाँ से आए हैं। इन्होंने जान दी नहीं है, देश में जान ली है। जी जी। अच्छा, आपने एक अभियान चलाया है भगत सिंह को लेकर जी, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि अक्सर बीजेपी वाले आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस ने भगत सिंह का अपमान किया है बार बार, तो क्या ये सही है? आप ये बताइए, भगत सिंह जी हों, चंद्रशेखर आज़ाद जी हों, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हों, इनने कभी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी थी? नहीं करी थी। या तो गांधी जी के विरोधी थे, जो विचार भाव से कि वो नहीं चाहते थे कि हम अहिंसा से स्वतंत्रता हासिल करें, और वो लड़ते थे, लेकिन उनका मकसद एक था, अंग्रेज़ों को भगाना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो पुरखे हैं उनका क्या मकसद था? ज्योतिरादित्य सिंधिया के पुरखों का क्या मकसद था? अंग्रेज़ों के साथ मिलकर राज करना। उस समय की जो विश्व हिंदू परिषद या अन्य नाम से जनसंघ थी, उसका क्या मकसद था? अंग्रेज़ों की गुलामी करना, अंग्रेज़ों के साथ मिलकर लगान वसूलना। उसी लगान से ज्योतिरादित्य सिंधिया का जयविलास पैलेस बना हुआ है, जो आज भी उनके पास है। तो ये वो लोग थे जो अंग्रेज़ों के साथ मिलकर चलते थे। और ये जो नाम लेते हैं, आज भगत सिंह जी कौन थे? वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो विचारधारा थी उसके साथ दूसरे तरीके से लड़ रहे थे, लेकिन लड़ अंग्रेज़ों के खिलाफ रहे थे, क्योंकि कांग्रेस भी अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रही थी। चंद्रशेखर आज़ाद अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रहे थे। इनका कौन सा नेता अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रहा था, आप ये बताइए? इनके श्यामा प्रसाद मुखर्जी खुद 1942 में पश्चिम बंगाल के उप मुख्यमंत्री बन गए थे अंग्रेज़ों के साथ मिलके। तो ऐसे लोग जो अंग्रेज़ों के साथ बिके हुए थे उस समय, वो कैसे भगत सिंह का नाम ले सकते हैं, कैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम ले सकते हैं? और आज जो ये 25 गद्दार चुनाव लड़ रहे हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये किस आधार पे इतिहास में शहीदों का नाम लेंगे? इनका पूरा डीएनए ही गद्दारी का है। कभी कभी ये होता है चोर का बेटा चोर नहीं होता है, ये सोच के कांग्रेस ने आज 20 साल कांग्रेस में रखा, लेकिन आखिर साबित वही हुए कि जो खानदानी परंपरा चली आ रही थी वो आपने निभाई। और आज आप बोल रहे हो कि मैं गद्दार नहीं हूँ, आपके बोलने से क्या होगा? आपके तो माथे पे लिखा हुआ गद्दार है, इतिहास में लिखा हुआ गद्दार है, और इन 25 लोगों के इतिहास और जन्म कुंडली में लिखा गया कि ये गद्दार हैं। तो इस नाम से आप बच नहीं सकते। कोई भी मतदाता ये कभी नहीं चाहेगा कि अपने घर में वो सिलावट जैसा गद्दार या इन 25 जैसा गद्दार पैदा करे। जी जी। दोस्तों, आपने बहुत महत्वपूर्ण सूचना ली और ये बहुत इतिहास से जुड़ी हुई मामला है। और आपको जो बताया जाता है और इन्होंने जो बताया, मेरे को लगता है कि विचार का विरोधाभास जरूर होगा। तो मेरे ख्याल से आप इतिहास जरूर टटोले और जानने का प्रयास करें कि वास्तविकता में स्थिति क्या है, और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें कि क्या राकेश सिंह जी ने जो बोला है क्या वाकई वो सच है, और जो हमें बताया गया, जो यूथ को जो बताया गया, क्या वो गलत है। दोस्तों, आपका कमेंट करना साबित करेगा कि आप इतिहास पढ़ते हो। और दोस्तों, इतिहास वही लिखता है जो इतिहास पढ़ता है। तो आइए हमारे साथ जुड़े और राकेश जी जो बात बोली है वो बात सही है या नहीं है, मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। मैं दिनेश मेरुठा और मेरे साथ है प्रकाश माहौर कोहली। जय हिंद।